इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यासिर इफ्तिखार आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ हमारे शो फेस टू फेस में सीधी बात हिकमत के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई आबादी पर, और जैद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जैद साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, हम जैद साहब से बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, जहाँ पर पिछले एपिसोड को मैंने ख़त्म किया था। वहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात थी कि एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है इसके तहत पॉपुलेशन को ना बढ़ने देना। आइए जानते हैं जैद साहब से कि क्या है वो कॉन्स्पिरेसी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, आप अगर गौर करें, जो वेस्ट की पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से ट्रेंड्स हैं, ये सारी कंट्रीज़ जो एक ज़माने में तो उन्होंने हुकूमत की वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में, फिर बाद में अपनी यूरोप में सिमटें। उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशंस रहे कई कंट्रीज़ के, लेकिन ये कंट्रीज़ का एक इंट्रिंसिक प्रॉब्लम आ गया है। उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके सोशल स्ट्रक्चर की वजह से जो उनके अंदर वैल्यू सिस्टम है, जिसका एनालिसिस हमने पिछले एपिसोड्स में किया था, जो हम देख रहे हैं कि उनके अंदर जो हिजाब के ताल्लुक से ऑब्ससीनिटी का कल्चर है, एक्सपोजर का कल्चर है, इंटरमिंगलिंग का कल्चर है, उसके आउटपुट्स क्या क्या आए हैं। मैं ज़रा एक रिकैप करा रहा हूँ वो चीज़। उसके आउटपुट्स ये है कि किस तरह से उनकी पॉपुलेशन तकरीबन आधी आज आउट ऑफ मैरिज बॉर्न हो रही है, किस तरह से उनके कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने सिस्टम अपनाया, वो सिस्टम का एक नेचुरल आउटकम था कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन पर आनी थी और आई। जाहिर सी बात है, अगर आप औरतों को वर्क प्लेसेस में भेजोगे, उन्हें काम भी करने कहोगे और काम भी कर रही हैं वो, और साथ में कहोगे कि प्रेग्नेंट भी होना है, डिलीवरी भी संभालनी है, बच्चों की परवरिश भी करनी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो उनकी पॉपुलेशन ऑन अ डिक्लाइन आ चुकी है, डिसबैलेंस हो गई जी, society। डिसबैलेंस हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि उन्होंने ये सारे फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स अपनी कंट्रीज़ में इस तरह से नहीं प्रमोट की जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रमोट करते हैं। वो जिस तरह से वो आगे बढ़ाते हैं, उस तरह से उनकी कंट्रीज़ में नहीं होती। उनकी कंट्रीज़ में ऑन द कॉन्ट्ररी, किसी के अगर बच्चे ज़्यादा हो तो उससे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी अगर आपके और बच्चे होंगे तो आपको और टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये टैक्स बेनिफिट्स का स्ट्रक्चर रखा गया ताकि लोगों के लिए एक इनडायरेक्ट इनकरेजमेंट हो कि जिसके ज़रिए वो और बच्चों को पैदा करें। हम ये देख रहे हैं कि इसका आउटकम ये है कि वो कंट्रीज़ इन स्पाइट ऑफ इमिग्रेशन, वो कंट्रीज़ के अंदर इमिग्रेशन जो बढ़ा और जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो इमिग्रेंट पॉपुलेशन के बढ़ने के बावजूद जो ओवरऑल जो पिक्चर है वो यही दिख रहा है कि उनकी खुद की ओरिजिनल पॉपुलेशन कम हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ इन कंपैरिजन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनकी जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, और जो साबित हो गया, अभी ये बात अगर हम आज से 10-15 साल पहले बात कर रहे होते तो किसी को ये बात समझना शायद दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अभी क्यों दिक्कत हो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तो ये बात इंटरनेशनली साबित हो चुकी है कि इंडिया और चाइना इमर्जिंग सुपर पावर्स जो बन रहे हैं वर्ल्ड के, वो अपनी पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ पर बन रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, ये तो एक ऑब्वियस बात दिख रही है। अब कैसे इनको कंट्रोल में लाया जाए, कैसे ये सारी कंट्रीज उनसे और आगे अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, अगर नमक के बराबर कोई बाकी रहता है तो उनकी क्या हैसियत दुनिया में बचेगी। तो ये एक इनडायरेक्ट चीज़ है जो हर कोई देख सकता है और समझ सकता है, लेकिन मुझे ये बात इसलिए सरप्राइजिंग लगती है कि क्यों कंट्रीज इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ सकती। जगह की प्रॉब्लम नहीं है भाई, इंडिया की पॉपुलेशन नहीं, अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हमारे एक स्टेट में बसती तो भी कोई जगह की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये क्यों इतनी कॉमन सी मतलब बातें दूसरे हैं। लोग ऐसा तो है नहीं कि ये बात समझ नहीं सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया भर की रिसर्चें कर रहे हैं, तो उनको भी ये बात पता ही होगी। तो इसके अंदर कई वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कई सारे इस तरह के लोग होते हैं जो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए लोगों के बड़े बेनिफिट को बेच देते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये एक बड़ी वजह हमें दिख रही है। सेकंड वजह, जो हमने ऑब्सीन कल्चर का एनालिसिस किया कि जो ऑब्सीनिटी का कल्चर है, वो ऑब्सीनिटी के कल्चर में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब वो कल्चर वहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है, वो इन कंट्रीज़ में बिग टाइम इम्पोर्ट हो रहा है। जो ऑब्सीनिटी का कल्चर है, जिसके अंदर औरतों को कहा जाता है कि आपको एक राइट है कि आप जाके अपने आप को एक्सपोज करो, ये नहीं बताया जाता कि उसके अंदर क्या क्या उसके एंड रिजल्ट्स पैदा होंगे, जो उनकी कंट्रीज़ में दिख चुके हैं। ये चीज़ साथ में उसी कैंपेन में नहीं होती है। हम देख रहे हैं कि ये ऑब्सीनिटी का कल्चर जो आया है, वो कल्चर को स्प्रेड होने से रोकने वाली कौन सी चीज़ है,
बच्चे की। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को जिना करना है, गलत चीज़ करनी है, तो वो कौन सी चीज़ है जो उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है? वो ये कि बच्चा हो गया तो ये बच्चे का प्रॉब्लम, वहाँ तो वेस्ट की पोजीशन तो हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन आउट ऑफ मैरिज बॉर्न हो रही है, लेकिन ये यहाँ पर फिर भी आज प्रॉब्लम समझा जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम समझा जाता है, इसके अंदर कौन सा तरीका था जो इसे अनलॉक कर सकता था? वो चीज़ थी बर्थ कंट्रोल, और बर्थ कंट्रोल मेथड्स के जरिए ये चीज़ अनलॉक हो सकती है। ये अलग बात है कि सारे के सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स का हम इवैल्यूएशन लेंगे कि उसकी हैसियत क्या है। सारे के सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, उनकी वजह से कितने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और जिसे पब्लिसाइज फिर से नहीं किया जा रहा है। तो हम वो देखेंगे बहुत डिटेल में। उसमें दो चीज़ें खास हैं, कुछ तो टेम्परेरी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हैं जो परमानेंट चीज़ें जी। हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं उन टेम्परेरी चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा, जैसे पिल्स हैं, आमतौर पर ली जाती हैं बर्थ कंट्रोल के लिए, तो क्या इन्हें लेना सही है? देखिए, ये जो सारे टेम्पररी और परमानेंट मेथड्स हैं, और ये सारों को अगर हम इवैल्यूएट करते हैं, और सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमन, बल्कि ये जो अनलॉक करने वाली चीज़, जिना के डोर को अनलॉक करने वाली एक चीज़ थी बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसे बहुत बड़े तौर पर पब्लिसाइज किया गया कि ये एक चीज़ है जो फ्रीडम दे रही है औरतों को। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है ऑन कॉजेज ऑफ कैंसर, उसके अंदर उन्होंने कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको ग्रेड्स दिए, ग्रेड 1, 2, 3 और 4 कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन वो चीज़ है जिससे कैंसर कॉज होता है। उन्होंने बताया है कि सारे के सारे जितने भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ये सब के सब ग्रेड 1 कार्सिनोजिन्स है, यानी सबसे डेंजरस कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस है। और साबित हो चुका है, रिपोर्ट्स मौजूद है कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है औरतों में, जो आज औरतों में कैंसर जब होता है तो सबसे डेंजरस कौन सा कैंसर है, सबसे कॉमन कौन सा है, तो ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर 44% चांसेस बढ़ जाते हैं ये पिल्स पे, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से 44% चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। जो आप देखेंगे ये ब्रेस्ट कैंसर के ताल्लुक से कॉमन बात है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में इसका इंसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू अनडेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ तक आके ईस्टर्न अफ्रीका का अगर आप देखेंगे कि हर 1 लाख में से 19 औरतों को हो रहा है, तो वही चीज वेस्ट में 89 को हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कंजम्पशन ज्यादा है। ये तो हिंदुस्तान में भी काफी है। हाँ, इंडिया में भी आ गया है, ये कल्चर यहाँ पर भी कॉमन हो रहा है। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है। उसी तरह से हम देखते हैं सर्विकल कैंसर, अमेरिका में अमंग द टॉप मोस्ट डेंजरस कैंसर्स जो औरतों को होते हैं वो है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर के भी बहुत बड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं ड्यू टू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से हम देखते हैं कि औरतों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। उसकी वजह से हम देखते हैं कि वेट गेन प्रॉब्लम आ जाता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लगता है। और उसके बाद भी हम देखते हैं कि अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेडी ले रही है और अगर वो बंद कर दे, उसके बाद भी उसे फर्टाइल होने में, यानी फिर से वो बच्चे जन्म दे सकें, वो होने में कई बार 1 आध साल लग जाता है। तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स है जो इसकी वजह से होते हैं, जिसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट डेंजरस हम देख रहे हैं जो कैंसर कॉजेज। इन पिल्स के ताल्लुक से इस्लाम की रूलिंग क्या है? देखिए, इस्लाम ने तो ये सिखाया है कि फैमिली प्लानिंग में अल्लाह ताला सबसे बेस्ट प्लानर है। अल्लाह से बेहतर प्लानिंग तो हम कर नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला औलाद देता है तो अल्लाह ताला उनके रिस्क का इंतज़ाम भी करता है। और कुरान की आयत है सूरह हूद की सूरह 11 आयत नंबर 6, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। कोई भी जानदार नहीं है ज़मीन पर, लेकिन उसका रिस्क अल्लाह पर है। अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा है सूरह इसरा में सूरह 17 आयत नंबर 31, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। अपनी औलाद का कत्ल मत करो रिस्क की कमी के डर से। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। अल्लाह ने कहा हम उन्हें भी खाना खिलाएंगे, तुम्हें भी खिलाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि रिस्क का मामला अल्लाह के हाथ में है। एक बच्चा खाना आखिर में जब फैमिली में होता है, खा कितना लेगा? उसकी तरबियत में ऐसा होता है कि जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो बड़े बच्चे को देखकर छोटा ऑटोमेटिकली कई सारी चीज़ें सीख लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक नेचुरल मेथड है जिसके ज़रिए ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज हो जाती है। अब कुछ चीज़ें होती है जो नेचुरल प्लानिंग नेचुरली, अगर कोई नेचुरल मेथड पर चले तो नेचुरली भी फैमिली प्लानिंग के मेथड्स है जिसे कहते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग, NFP। नेचुरल फैमिली प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं कि कोई जो डेट्स होती हैं जिसके अंदर फर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं, मुख्तसर अगर वो ऑब्जर्व किया जाए तो फर्टिलिटी कम मेंटेन रख के ये सारे हार्मफुल मेथड से बचते हुए एक इंसान कर सकता है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर उन्होंने 20,000 इंडियन औरतों को सिलेक्ट करके उन्होंने ये NFP ट्राई किया
और पाया कि उसके अंदर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी सिर्फ 0.2%। फॉर एग्जांपल, कोई औरत मेनोपॉज पर पहुंचने के बाद तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जैसे मिसाल के तौर पर आज इंडिया में ऑन एन एवरेज 40 टू 45 ईयर्स के उम्र के बीच में औरतों को मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज के बाद में बच्चे नहीं पैदा हो सकते। उसी तरह कुछ चीज़ें होती हैं जो नेचुरल, जैसे मिसाल के तौर पर कोई मदर है जो ब्रेस्ट फीड कर रही है बच्चों को, डिलीवरी के बाद के पीरियड में जब वो फीड कर रही है तब एक नेचुरल चीज़ होती है जिसके अंदर बच्चे एज इट इज़ चांसेस कम होते हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं वो पीरियड में। लेकिन हम ये देखते हैं कि कोई अगर ये पिल्स यूज़ करता है तो पिल्स के ताल्लुक से ये बात हमें मिलती है। लेकिन पिल्स का अगर स्पेसिफिक सवाल है तो ये सवाल है कि इस्लाम ने ये सिखाया कि ये जिस्म हमारा नहीं है, ये जिस्म अल्लाह की दी हुई अमानत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी में, इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़ुन, तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, हमारे बॉडी का हम पर हक है। मतलब ये बॉडी अल्लाह की अमानत है, इसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई भी ऐसा काम जो हार्मफुल हो सकता वो है, नहीं करना वो चाहिए, करना उससे बचना स्ट्रिक्टली चाहिए। मना है। जैसा साहब आगे और बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। मैंने कहा अभी तो टेम्परेरी भी बचे हुए हैं, इसके अलावा परमानेंट कौन से ऐसे तरीके हैं, उनके क्या नुकसान हैं, थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल वक्त है वक्फे का। देखते रहिए फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। खुश अखलाक़ी, मिलनसारी, आदाबो एहतराम की आदत और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत बन जाए हमारी जहनियत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रहे कायम जिन उसूलों पर, हकीकत में इन उसूलों की पाबंदी है तामीरे इंसानियत। तामीरे इंसानियत। देखिए शेख अब्दुल्ला अल काफी अल मोहम्मदी के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान को बेदार करके उसकी इंसानियत को तामीर करने का बेहतरीन प्रोग्राम, हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। इन तमाम मौज़ूआत की करने वज़ाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद, हर इतवार रात 8 बजे, सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक इंसान को जिंदगी दी उसने पूरी इंसानियत को जिंदगी दी। वो इस्लाम जो किसी मासूम के कत्ल की इजाजत नहीं देता, क्या वो दहशतगर्दी की दावत दे सकता है? वो नबी जिसने कभी अपनी जात के लिए जालिमों से बदला नहीं लिया, क्या वो अपने उम्मतियों को इंसानियत की तबाही का पैगाम दे सकता है? आतंकवाद का विरोध, शेख अब्दुल हसीब मदनी के साथ, हर मंगल रात 9:30 बजे, सिर्फ i+ टीवी पर, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जी जैसा साहब हम बात कर रहे थे पिल्स की, जिस पर आपने इस्लाम की रूलिंग बताई कि ये कितना नुकसानदेह चीज़ है। दूसरा एक जो बहुत ही आम फहम तरीका है और जिसको मेरे ख्याल से लोग ऐसा कहते हैं इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, वो है कॉन्डोम। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, कॉन्डम के ताल्लुक से इसकी जो बेसिक इस्लामिक रूलिंग की अगर हम पहले बात कर रहे हैं तो ये है कि अज़ल
एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं कोइटस इंटरप्टस, जिसके अंदर इजैकुलेशन से पहले कोई विड्रॉ कर ले। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये चीज़ होती थी, अज़ल जिसे कहते हैं। और सहाबा ने ये सवाल पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस तरह से कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना नहीं किया। सही मुस्लिम की हदीस है। अगर वो गलत होता, हराम होता, तो मना करना लाजिम और ज़रूरी था, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से मैसेंजर थे। उसी तरह एक हदीस में आता है जो मुस्नद अहमद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जान जो अल्लाह ताला ने लिखी है वो आकर रहेगी, चाहे वो कोई ये करे तो भी, वो भी एक बहुत हिकमत की बात है। और एक और हदीस है जिसके अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ालिकल वादुल खफ़ी, ये एक सीक्रेटली बरिंग द चाइल्ड को एक सीक्रेट तरीका है। और ये हदीस हमें मिलती है सही मुस्लिम में। तो इससे उलमा ने कहा कि ये कोई बहुत प्रेफरेबल चीज़ भी नहीं है, बल्कि मकरूह, डिस्करेज्ड है, यानी कोई अगर अवॉइड करे ये भी बेटर है, यानी ये करना नहीं चाहिए, ये भी अज़ल भी। हम ये देखते हैं कि जो हदीस भी हमने देखी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जान अल्लाह ने लिखी है वो आएगी। तो कॉन्डम के ताल्लुक से जो सवाल है वो अज़ल से क़ियास, एनालॉजी से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि ये एक सिमिलर चीज़ हो जाती है। इसके अंदर भी फाइनली स्पर्म्स को रोका जा रहा है ताकि वो जाके फर्टिलाइज ना करे एग को, ओवम को। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सेम फंडामेंटल होने की वजह से रोक रहे हैं। ये चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इंडिकेट किया कि जो जान अल्लाह ताला चाहता है वो आएगी। तो कॉन्डम यूज़ करने के बावजूद भी अगर अल्लाह ने प्लान किया है कि कोई आना है तो वो आएगा, लेकिन ये एक प्रेफरेबल चीज़ सही नहीं तरीका है। नहीं। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोइटस इंटरप्टस या अज़ल के बारे में भी देखें तो उसके अंदर भी साइंस आज हमें बताता है कि इजैकुलेशन जो होता है उसमें 10 करोड़ से 80 करोड़ स्पर्म्स होते हैं, और ये 10 करोड़ से 80 करोड़ स्पर्म्स में से अगर एक भी जाकर वो एग से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब ये चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि जिसे अरबिक ज़ुबान में मज़ी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्री कम या प्री इजैकुलेट कहा जाता है, तो उसके अंदर भी स्पर्म्स हो सकते हैं जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो सकता है। तो कुछ एक लिमिटेड दायरे में जब हम जायज़ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, एक टेम्पररी मेथड में इसकी गुंजाइश है शरीयत में, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है। और सही बात यह है कि प्लानिंग के ताल्लुक से हमारी सोच क्या है कि कौन बेटर प्लानिंग कर सकता है। अल्लाह से बेहतर प्लानिंग अगर हम कर सकते हैं तो हम करें, लेकिन बेस्ट है अल्लाह ताला की प्लान, और वो वही फाइनल है, वही बेस्ट है। लेकिन ये एक टेम्पररी गुंजाइश है, कुछ सर्कमस्टांसिस में नेसेसरी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वाइफ है जिसकी तबीयत ख़राब हो, जो नेक्स्ट डिलीवरी नहीं संभाल सकती है, या किसी और जो कुछ महदूद दायरे में जो लिमिटेशंस हैं उसके अंदर इसकी कुछ गुंजाइश हमें मिल रही है शरीयत में। अब बात करते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं। परमानेंट जो तरीक़े हैं उनमें एक जो सबसे आम फहम तरीक़ा ये है कि ऑपरेशन करा के उसको परमानेंट ख़त्म ही कर दिया जाए। तो ये किस हद तक जायज़ है, मतलब इजाज़त है इस्लाम में इसकी, और कितना ये नुकसानदेह है? देखिए, टेम्पररी मेथड्स में कुछ बचे हैं जो हम आगे शायद कवर कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मेथड्स की जब बात हम कर रहे हैं तो परमानेंट मेथड्स में हम ये देखते हैं कि जो ट्यूबल लिगेशन जिसे कहते हैं, ट्यूबल लिगेशन के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब्स है जो एग को ले जाती हैं, वो उसे कट कर दिया जाता है, और कट करके कई बार उसे नॉट मारा जाता है, कई बार नॉट खुल भी जाती है। तो यहाँ सवाल ये है कि ये मेथड कैसा है। इस्लाम ने इस चीज़ को टोटली हराम किया है, क्योंकि हम देखते हैं कुरान और हदीस में बहुत सारी ऐसी दलाइल है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जो अल्लाह ताला ने फितरत और जो नेचर बनाया है उसे चेंज करने से अल्लाह ने मना किया। बॉडी पार्ट्स, जी, जो बॉडी पार्ट जो बनाया अल्लाह ने उसके अंदर बहुत बड़ा विजडम होता है। जब कभी इंसान अगर ये नेचर को बदलने की कोशिश करेगा वो एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में ही जाएगा। यही बात इस्लाम ने सिखाया है, और यही चीज़ की वजह से ये क्लियर कट हराम है। और हम देखते हैं कि आज ऐसी रिसर्चेस अवेलेबल है, अगर आप में से कोई भी देखना चाहता है तो सिर्फ इंटरनेट पे जाकर PTLS टाइप करिए, PTLS, पोस्ट ट्यूबल लिगेशन सिंड्रोम। पोस्ट ट्यूबल लिगेशन सिंड्रोम क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ट्यूबल लिगेशन के बाद, अब वो सिस्टम तो बदल दिया, किसी औरत के अंदर का सिस्टम बदल दिया, लेकिन उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस पैदा होने लगते हैं, और जिसके असरात उसकी डेली लाइफ पर इस तरह से आते हैं, उसके जहनो दिमाग पर, उस औरत के बिहेवियर पे आते हैं। यहाँ तक कि पूरी कम्युनिटीज है औरतों की वेस्ट में जिन्होंने इस चीज को शेयर करके उन्होंने जाकर अपने ट्यूबल लिगेशन को रिवर्स किया, यानी जो ट्यूबल लिगेशन जो कट कर दिया था उसको जाकर रिवर्सल का ऑपरेशन किया, जो कई बार कामयाब होता है, कामयाब नहीं भी होता है कई बार। तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से, ये बीमारी नहीं, ये एक टोटली हार्मोनल डिस्टर्ब कंडीशन है, और वो जो औरतों के हस्बैंड्स हैं
उनकी जिंदगियां तो एक अलग ही बात है कि कैसे उनका बिहेवियर होगा, कैसे उनकी वाइफ के ऑपरेशन के बाद उनकी कैसी जिंदगी आगे चलती है, वो एक अलग बात है। उन्हें शायद एहसास भी नहीं होता होगा कि उनकी बीवी के ट्यूबल लिगेशन की वजह से उसका बिहेवियर ऐसा बदल गया। वो कहेंगे मेरी बीवी शुरू में तो ऐसा नहीं हुआ करती थी, अब ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, लेकिन वो एक एक्सटर्नल कॉज की वजह से बिहेव कर रही है, उन्हें एहसास भी नहीं है उस चीज का। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो दुनिया में साबित हो चुका है, और जो मैं रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ये वेस्टर्न विमेन है जो इसे कर रही हैं। जैसा अब हमने टेम्परेरी की बात की, परमानेंट की बात की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेम्परेरी और परमानेंट के ज़रा सा बीच में हैं, जैसे एक शॉट्स जिसे जो 3 महीने के इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखिए जो शॉट्स जो इंजेक्शंस लगते हैं, फिर से इसमें भी बहुत बड़े हेल्थ रिस्क तो हेल्थ हजार्ड्स है। यहाँ तक कि एस्टैब्लिश रिपोर्ट्स है जो साबित करती है कि ये जो शॉट्स, जिसकी मेडिकल टर्म है डेपो-प्रोवेरा, इसकी वजह से कई सारे फॉर्म ऑफ कैंसर्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 190% बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट्स है इसके ताल्लुक से जो साबित करते हैं। जी, पिल से तो 44% बढ़ रहे थे, और ये एक नेचुरल सिस्टम है। देखिए क्या आपको पता है कि एक औरत को जब बच्चा पैदा होता है ना, हर बच्चा जब उसे पैदा होता है, एवरी चाइल्ड से उसके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 5% कम होते जाते हैं। और जब वो उसे दूध पिलाती है प्रॉपर्ली, तो दूध पिलाने से भी उसके सिग्निफिकेंटली उसके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जब वो करने की जगह, जब ज्यादा बच्चे पैदा करने की जगह, जब वो ये इस तरह के बच्चों को रोकने वाली चीजें करती हैं, तो जैसे पिल से हमने देखा 44% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ जाते हैं। ये इंजेक्शन जो 3 मंथ्स का सिंगल इंजेक्शन है, 1 इंजेक्शन ले लो 3 महीने तक की फुर्सत है, तो लेकिन इससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस 190% बढ़ते हैं। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंटली सर्विकल कैंसर के चांसेस 430% बढ़ जाते हैं। इसी ताल्लुक से एक और बात हम देखते हैं कि इस इंजेक्शन की वजह से और प्रॉब्लम क्या होता है, बोन डेंसिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। बोन डेंसिटी कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब हो जाता है, और भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पिल्स के केस में एक और चीज हम देखें कि पिल्स के केसेस में हार्ट के डिजीजेस कॉमन हो जाते हैं। वो औरतें जो पिल्स लेती हैं उनके अंदर हार्ट के डिजीजेस, उसी तरह यहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम खराब हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इन अदर वे ये इफेक्ट करते हैं हेल्थ को। एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ऐसा सोल्यूशन है जो 2-3 साल के लिए हो जाता है, कॉप्टी से कहते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए कॉपर्टी जिसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं, और आईयूडी, या इसके ताल्लुक से हम देखते हैं कि ये लूप भी कहते हैं इसे कई लोग। ये एक डिवाइस है जो इंसर्ट किया जाता है। इसके ताल्लुक से ये नहीं बताया जाता कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले ये कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, कॉन्ट्रा कंसेप्शन है। यानी क्या, इसकी वजह से ये होता है कि वो जो फर्टिलाइज्ड एग, यानी मिसाल के तौर पे स्पर्म और एग मिल चुके हैं, फर्टिलाइज हो चुके हैं, बच्चा फॉर्म होने का जो पहली बुनियाद है वो बन चुकी है, वो बनने के बाद में उसको डिस्टर्ब करता है। यानी कि ये एक अर्ली अबॉर्शन है। ये फर्टिलाइजेशन होने से रोक नहीं रहा है, बल्कि होने के बाद अबॉर्ट कर रहा है, अर्ली अबॉर्शन कर रहा है। तो ये उसके ताल्लुक से सबसे पहली हकीकत। इसके अंदर बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो होता है, इसकी वजह से इन्फेक्शंस, और जिसे एब्सेस कहते हैं, और जो PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, और जो पस फॉर्मेशन, और ये ट्यूब और पेल्विक रीजन में वहाँ पे फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिश्ड कॉज है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, कि जिसके अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही प्रेगनेंसी हो जाए। और जो अमेरिका जैसी एक डेवलप कंट्री के अंदर भी जो डिलीवरी के दौरान सबसे ज़्यादा जो औरतें मरती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डिलीवरी के दौरान। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस इसकी वजह से बहुत बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से हम देखते हैं बहुत सारे दूसरे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्रैम्प्स, बैक एक, और उसी तरह रिलेशंस के दौरान दर्द होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में और ज़्यादा दर्द और परेशानी होना, यहाँ तक कि फाइनली इनफर्टिलिटी भी इसकी वजह से हो जाते हैं, जो स्टडीज ने साबित किया है, जिसकी प्रूफ्स इंटरनेट पर वगैरह मौजूद है, कोई देख सकता है। मतलब परमानेंट इनफर्टिलिटी भी हो जाती है इस चीज़ की वजह से। तो फाइनली ये सारे मेथड्स के अंदर कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम है। हम ये कहते हैं कि व्हाई टू गो इन फॉर दिस वॉर विद नेचर, जो अल्लाह ने बनाया, इससे हम क्यों उसके खिलाफ जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है साहब। नेचर से वॉर करना या कुदरत से जंग बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसके असरात। नाजरीन, हमने इस टॉपिक पर दोनों एपिसोड में तमाम पहलुओं पर बात की, उन सारे पहलूज पर भी, उन गलतफहमियों पर भी जो आम फहम है, जो समझी जाती हैं कि इस तरह से ये दुनिया जो है बहुत ही ओवर क्राउडेड हो सकती है, बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे साहब ने उस पर भी रोशनी डाली, और फिर हमने ये भी बात की कि जो तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं वो कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं, कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं हेल्थ के लिए। नाज़रीन, इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में एक नया मौजू लेकर हम हाजिर होंगे।
देखना ना भूलें हमारा अगला एपिसोड फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। لا إله إلا الله